मूवी की शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है जो सोने के लिए अपने बेड में लेटती है और अपनी दादी से पूछती है कि ये आज बिना मौसम के बाहर स्नोफॉल कैसे हो रही है, और उसकी दादी इस बात का जवाब एक स्टोरी सुना के देती है और बताती है कि ये स्नोफॉल उस दूर मेंशन से हो रही है जिसे आजकल सब हॉन्टेड समझते हैं। और विंडो से बाहर दूर माउंटेन्स में एक मेंशन दिखाया जाता है। फिर सीन्स एक लड़की पेग पे शिफ्ट होते हैं जो एवन कॉस्मेटिक्स की तरफ से लोगों के घर जा जाके मेकअप प्रोडक्ट्स बेचने का काम करती है। वो एक दिन कॉस्मेटिक सेल ना होने पर बहुत अपसेट होती है, लेकिन तभी उसकी कार के साइड मिरर से उसकी नजर उसी मेंशन पे पड़ती है और वो वहाँ चली जाती है। ये एक बहुत बड़े माउंटेन में मेंशन है जिसका गेट टूटा फूटा है, लेकिन एंटर होते साथ ही वहाँ एक बहुत प्यारा गार्डन नजर आता है। प्लांट से डिफरेंट स्टाइल्स बने होते हैं जिसे देख के पेग बहुत इम्प्रेस होती है। वो अंदर जाती है तो वहाँ कुछ मशीन्स पड़ी होती हैं जो काफी अरसे से बंद लग रही थी। वो अभी इधर उधर सब देख ही रही होती है कि उसे ऊपर से आवाज आती है और वो ऊपर चली जाती है जहाँ उसे एक बहुत बड़ा कमरा खाली मिलता है। वहाँ पेग को एक कॉर्नर में कोई छुपा हुआ नजर आता है और वो उसे प्यार से सामने आने का कहती है, लेकिन जब एडवर्ड उसके सामने आता है तो पेग को लगता है कि उसने अपने हाथों में बहुत सारे वेपन्स पकड़े हुए हैं, जिसे देख के वो डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसे रोकता है। तभी पेग को एहसास होता है कि उसके हाथ में कोई वेपन्स नहीं है, बल्कि वो उसके हाथ ही है जिसमें हर फिंगर के बजाय एक एक सीजर्स है। एडवर्ड उसे कहता है कि वो कंप्लीट नहीं हो सका। पेग को उसकी इस बात की समझ नहीं आती, लेकिन पेग एडवर्ड के फेस पे बहुत सारे कट्स देखती है जिससे उसे अंदाजा होता है कि वो उसके हाथों से ही लगे हैं। पेग प्यार से उसके फेस के जख्मों में मेडिसिन लगाती है और जब उसे पूरी तरह ये अंदाजा हो जाता है कि एडवर्ड उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वो उसे अपने साथ घर जाने का कहती है, जिस पे एडवर्ड मान जाता है। एडवर्ड ने अपने मेंशन से बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी, इसलिए पहली बार वो ये सब देख के बहुत एक्साइटेड होता है। पेग उसे अपने घर ले जाती है जहाँ उस वक्त और कोई नहीं था। वो उसे अपनी फैमिली की पिक्चर्स दिखाती है जिसमें उसका हस्बैंड बिली, बेटा केविन और एक बेटी किम है जो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ डे के लिए कैंपिंग करने गए हैं। एडवर्ड किम की पिक्चर्स बहुत गौर से देखता है। पेग एडवर्ड को कुछ कपड़े निकाल के देती है और उसे किम के रूम में चेंज करने भेज देती है। इतने में पेग को नेबर्स की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। वो वही सब हैं जिन सब लेडीज ने अभी उसे एडवर्ड को अपने घर ले जाते देखा था। अब वो सब क्यूरियोसिटी की वजह से सारा दिन पेग के घर के बाहर खड़ी रहती हैं। एडवर्ड किम का वाटर बेड देख के बहुत हैरान होता है। फिर वो कपड़े पहनने लगता है, लेकिन अपने सीजर्स हैंड की वजह से उसे कपड़े नहीं पहने जाते। इस पर पेग रूम में आके उसकी मदद करती है। रात को केविन, पेग और बिली एडवर्ड के साथ डिनर कर रहे होते हैं कि बिली और केविन को उसके हैंड्स बहुत अजीब लगते हैं क्योंकि एडवर्ड से खाना भी नहीं खाया जा रहा होता, जिस पे पेग उन दोनों को कुछ भी कहने से पहले ही खामोश करवा देती है। नेक्स्ट डे जब बिली अपने गार्डन में प्लांट्स की कटिंग कर रहा होता है तो एडवर्ड भी वहाँ आ जाता है और वो भी अपने सीजर हैंड से अपने सामने वाले प्लांट को काटना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो उस प्लांट को एक डायनासोर बना देता है। इस तरह के आर्ट को टॉपिलरी कहते हैं, जिसमें प्लांट्स को कटिंग की मदद से डिफरेंट शेप्स दी जाती हैं, जिसे पहले पेग एडवर्ड के मेंशन में देख के और अब यहाँ घर पे बिली देख के बहुत इम्प्रेस होता है। एडवर्ड टॉपिलरी में बहुत माहिर है। सबकी खुशी देख के एडवर्ड एक और प्लांट से पेग की पूरी फैमिली बनाता है, जिसे देख के सब और ज्यादा खुश हो जाते हैं और एडवर्ड को पसंद भी करने लगते हैं। सब नेबर लेडीज पेग के घर आके एडवर्ड से मिलने का कहती हैं और पेग उन्हें टाल देती है, लेकिन वो सब अपने आप को खुद ही शाम के लिए पेग के घर इनवाइट कर लेती हैं। अब पेग पार्टी के खाने की तैयारी कर रही होती है और एडवर्ड उसकी हेल्प करता है। वो बहुत सारी वेजिटेबल्स को अपने सीजर हैंड से आसानी से काट लेता है। पेग एक जार किसी मशीन की मदद से खोलती है, जिसे देखकर एडवर्ड एक फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में वही मेंशन दिखाया जाता है जहाँ से पेग एडवर्ड को लेके आई थी। वहाँ सब मशीन्स काम कर रही थी। एक बूढ़ा इन्वेंटर जिसने ऐसी मशीन बनाई होती है जो फुली ऑटोमेटिक है और वो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी इन्वेंशन में एक रोबोट सब खाने की चीजें अपने सीजर्स वाले हैंड से काट रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि ये रोबोट एडवर्ड
एडवर्ड ही है जो इस वक्त एक कंप्लीट मशीन है। इसी लम्हे में इन्वेंटर को रियलाइज होता है कि वो इस रोबोट को और एडवांस करने के लिए एक ह्यूमनॉइड बना सकता है जो दिखने में इंसान होगा लेकिन असल में वो एक रोबोट है। वो इस पे काम करना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे इंसान की तरह बना देता है। इन्वेंटर रोबोट के अंदर सब फीलिंग्स डालता है, उसे हर तरह की नॉलेज देता है, पर अभी भी उसके हाथ सीजर्स के होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी पैग के घर पार्टी के सीन में वापस आती है जहाँ पे सब एडवर्ड से मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं। सब उसके सीजर वाले हाथ देख के हैरान तो होते हैं लेकिन उससे दोस्ती करते हैं और खूब बातें करते हैं। रात को पार्टी के बाद एडवर्ड रूम में सोने जाता है कि वहाँ पैग की बेटी किम आ जाती है जो अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग के लिए गई थी और अब उसे एडवर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। एडवर्ड और किम एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और किम चीखें मारती हुई अपने रूम से बाहर आ जाती है। सब घर वाले जमा हो जाते हैं। किम बाहर सबको बताती है अंदर उसके रूम में कोई है जिसके हाथों में कोई वेपन्स है और वो उसे मारना चाहता है। पैग उसे बताती है कि वो एडवर्ड है और वो अब हमारे साथ ही रहेगा। इसके बाद पैग किम और एडवर्ड का इंट्रोडक्शन करवाती है। नेक्स्ट डे एडवर्ड अपने सब नेबर्स के प्लांट्स को डिफरेंट तरह से स्टाइल देता है और सब उससे बहुत खुश होते हैं। यही काम करते करते एडवर्ड के पास कहीं से एक डॉग आ जाता है और वो उसके बाल भी काट के उसकी स्टाइलिंग करता है जिसकी ओनर अपने डॉग को देख के बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत यूनिक लगने लग गया था। इसी तरह एडवर्ड एक एक करता सबके दिल जीतने लग जाता है और अब सब नेबर्स एडवर्ड के पास अपने डॉग लेके पैग के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। एडवर्ड सबकी मर्जी से उनके डॉग्स की स्टाइलिंग करता है क्योंकि वो इस काम में बहुत अच्छा होता है। जॉयस एडवर्ड से कहती है क्या वो उसके बाल भी काट देगा और एडवर्ड उसके बाल काटना शुरू करता है। जॉयस के बाल उसे और बाकी सब नेबर्स को इतने पसंद आते हैं कि अब सब नेबर्स अपने डॉग के साथ साथ अपनी भी स्टाइलिंग एडवर्ड से करवाते हैं, इवन के मिसेस पैग भी। एडवर्ड अपने हैंड्स की वजह से बहुत फेमस होने लगता है और उसे एक टीवी शो से कॉल आती है जहाँ पैग उसे ले जाती है। उस टीवी शो में बहुत से सवाल किए जाते हैं जिन पे एडवर्ड नर्वस होने लगता है पर उसके बावजूद भी सही सही जवाब देता है और उन दोनों को उसी शो से ये आइडिया आता है कि एडवर्ड को एक सैलून खोलना चाहिए। पैग एडवर्ड को उसके सैलून के लिए बैंक से लोन लेने का कहती है लेकिन बैंक जाने पे बैंकर्स उन्हें ये कह के मना कर देते हैं कि एडवर्ड का कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और न ही कोई सोर्स ऑफ इनकम और इसी वजह से वो उसे लोन नहीं दे सकते क्योंकि ये बैंक के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन एडवर्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसे की उसके सामने कोई वर्थ नहीं है। एडवर्ड और किम एक दूसरे की तरफ दिन ब दिन अट्रैक्ट होने लगते हैं लेकिन उन दोनों की दोस्ती देख के किम के बॉयफ्रेंड जिम को बहुत जेलसी होती है और वो किम को एडवर्ड से दूर रहने का कहता है। जिम एक प्लान बनाता है और किम को रात को अकेले में अपने घर पे ये कह के इनवाइट करता है कि रात को उसके बैक गराज में से वैन निकाल के हम वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे लेकिन लॉक खोलने के लिए उन्हें एडवर्ड की जरूरत होगी। रात को किम प्लान के मुताबिक एडवर्ड को अपने साथ ले आती है। वहाँ पहुँचते ही जब एडवर्ड लॉक खोलता है तो अलार्म्स और सायरन्स बजने लगते हैं और सब विंडोज और डोर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। जिम वहाँ से किम के साथ भाग जाता है। किम एडवर्ड की हेल्प करना चाहती थी लेकिन जिम उसे वहाँ से ये कह के ले जाता है अब पुलिस आने वाली है और पुलिस के आने पे सिर्फ एडवर्ड वहाँ मिलता है। ये सब जिम ने एडवर्ड से अपनी जेलसी की वजह से किया था। पुलिस एडवर्ड को अरेस्ट करके ले जाती है। कोर्ट एडवर्ड को इस बात पे बेल दे देती है कि वो आज तक आइसोलेशन में रहा है और उसे सही गलत का नहीं पता। एडवर्ड इस सारी सिचुएशन में किम और जिम का नाम नहीं लेता। पैग उसे घर ले आती है जहाँ किम उससे माफी मांगती है और पूछती है कि उसने उन दोनों का नाम क्यों नहीं लिया, जिस पे वो जवाब देता है क्योंकि वो वहाँ सिर्फ किम के कहने पे गया था। अब किम भी एडवर्ड को पसंद करने लगती है। इस सिचुएशन के बाद किम तो उसे पसंद करने लगती है पर सब नेबर्स एडवर्ड को चोर समझने लगते हैं और वो उसे नापसंद करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में अब क्रिसमस ईव है। किम ट्री डेकोरेट कर रही होती है कि उसे बाहर स्नोफॉल नजर आती है लेकिन जब वो बाहर जाती है तो एडवर्ड को बाहर किम के लिए एक एंजल का स्कल्पचर बर्फ से बनाता दिखती है और इसी वजह से उसे लगा था कि स्नोफॉल हो रही है। एडवर्ड अपने काम में इतना फोकस्ड होता है कि उसे किम के वहाँ आने का पता नहीं चलता। जिम उसे दूर से आवाज लगाता है जिससे डर के वो नीचे गिरने लगता है और
किम के हाथ पे एडवर्ड की सीजर से चोट लग जाती है। पैग भी बाहर आ जाती है। किम पैग को बताती है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन जिम बहुत गुस्से में होता है। पैग और किम के अंदर जाने के बाद जिम एडवर्ड को धक्का देता है और बुरा भला बोलता है कि वो यहाँ से बस अब चला जाए और किम से दूर रहे। एडवर्ड को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी सीजर से पैग के दिए हुए कपड़े फाड़ के वहाँ से गुस्से में चला जाता है और रास्ते में अपनी टोपिलरी से बनाए हुए प्लांट्स भी तोड़ देता है। ये सब एक नेबर अपनी खिड़की से देख के पुलिस को कॉल कर देती है। एडवर्ड एक जगह बैठा होता है कि वहाँ एक डॉग आ जाता है, जिसे देख के एडवर्ड का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो घर वापस चला जाता है, जहाँ किम के अलावा कोई नहीं होता, क्योंकि बाकी सब एडवर्ड को ढूंढने गए हुए थे। किम उसे अपने गले लगाने का कहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसके हाथ सीजर्स के हैं और उनसे किम हर्ट हो सकती है। लेकिन किम उसे फिर भी गले लगा लेती है और अब एडवर्ड को फ्लैशबैक से याद आता है कि उसका इन्वेंटर उसे हाथ लगाने ही वाला था, लेकिन उसकी डेथ हो गई और एडवर्ड हमेशा के लिए यूं ही इनकम्प्लीट रह गया। यही बात मूवी के स्टार्ट में एडवर्ड ने पैग को बताने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे ये बात समझ नहीं आई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और एडवर्ड किम को गले लगाए खड़ा जिम को बहुत ड्रंक हालत में ड्राइव करते देखता है और उसे याद आता है कि केविन बाहर खेल रहा है। वो उसे बचाने बाहर जाता है। एडवर्ड केविन को गाड़ी से तो बचा लेता है, लेकिन अपनी सीजर से उसे जख्मी कर देता है। वहाँ सब नेबर्स जमा हो जाते हैं और गलती से किम के डैड बिली को भी एडवर्ड की सीजर्स लग जाती हैं। जिम गुस्से में एडवर्ड के पास जाता है और उसे मारने लगता है। अपने आप को बचाते हुए वो अब जिम को भी जख्मी कर देता है और वहीं पुलिस भी आ जाती है। इस सारी सिचुएशन के बाद एडवर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती और वो अपने मेंशन में वापस जाना चाहता है, जहाँ वो हमेशा से अकेला रहता था। किम जानती थी कि एडवर्ड अपने मेंशन में ही गया होगा, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है, जहाँ वो एडवर्ड को बहुत उदास बैठा देखती है। जिम भी किम का पीछा करते करते वहाँ गन लेके पहुँचता है और एडवर्ड पे फायर करता है। एडवर्ड लड़ने से मना कर देता है और जिम इस बात का फायदा उठाते हुए उसे बहुत मारता है। किम एडवर्ड को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जिम उसे धक्का देता है। ये देख एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। अब किसी भी हीरो को ये बात कहाँ अच्छी लगेगी कि उसकी हीरोइन को कोई हर्ट करे, इसलिए वो अपनी सीजर से जिम को मारता है और विंडो से नीचे फेंक देता है, जिससे जिम की डेथ हो जाती है। किम एडवर्ड से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और उसे किस करके अलविदा करती है। वो बाहर एडवर्ड का एक स्पेयर सीजर हैंड लेके जाती है, जहाँ सब ऑलरेडी जमा होते हैं। वहाँ किम एडवर्ड को बचाने के लिए वो सबको यकीन दिलाती है कि एडवर्ड और जिम ने एक दूसरे को मार दिया है, जिस पर सब वापस अपने घर चले जाते हैं। अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ बूढ़ी दादी अपनी पोती को एक स्टोरी सुना रही थी। वो उसे बताती है कि वो ही किम है और वो जानती है कि एडवर्ड एक रोबोट है, वो इमोर्टल है, वो आज भी जिंदा है और ये स्नोफॉल उसी मेंशन से आ रही है। छोटी बच्ची किम से पूछती है कि वो एडवर्ड से मिलने क्यों नहीं जाती, तो वो उसे जवाब देती है कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि एडवर्ड मुझे हमेशा वैसा याद रखे जैसा मैं अपनी यूथ में लास्ट टाइम उससे मिली थी। एंड में दिखाया जाता है कि जैसे एडवर्ड के एंजल आई स्कल्पचर बनाने से हर तरफ स्नोफॉल हो गई थी, वैसे ही वो अभी भी एडवर्ड के अपने मेंशन में डिफरेंट स्कल्पचर्स बना के अपने किम के साथ एक्सपीरियंसेस को याद करता रहता है और इसी वजह से पूरे सिटी में स्नोफॉल गिर रही होती है। एडवर्ड के ऐसे ही किम को याद करते करते मूवी एंड हो जाती है।